नमस्कार मित्रों, मैं मनोज कुमार प्रभाकर अपने इस YouTube चैनल गुरु मैटी वाणी पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आपका सुझाव मुझे पिछली वीडियो में मिले, उसके लिए मैं आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, आज आप हमारे बोर्ड पर देख रहे हैं कि मैं आज आस्थमा के विषय में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। मित्रों, आस्थमा का मतलब होता है दम फूलना, यानी कि सांस लेने में परेशानी। यानी कि जब सांस में ऑक्सीजन को लेने के लिए जितनी व्यग्रता होती है, उतनी ही व्यग्रता सांस को भीतर से निकालने में होती है। क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम में सांस लेना और छोड़ना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। हीमोग्लोबिन में ऑस्मोरेगुलेटरी सिस्टम का प्रभावित होने के कारण शरीर पूर्णतः स्वस्थ रहता है और हीमोग्लोबिन जो है सो बना रहता है। तो मित्रों, इसके कारण क्या हैं? इसके होने पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रोलाइट और ब्लड में क्या डिफॉर्मिटीज़ आती है, क्या कमियां होती है, इसके विषय में हम आज आपसे चर्चा करते हैं। तो चलिए, आप सबसे पहले हमारे आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक का बटन भी दबा दीजिए, और वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि मैं कई ऐसी बातें इसमें बताऊंगा जो आप इस सामान्य रूप से किताबों में आपको नहीं मिलती है। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसके कारण क्या हैं, यानी कि आस्थमा के कारण क्या हैं। तो मैंने मित्रों यहाँ पर रखा है लिख करके। सबसे पहला कि व्यक्ति को स्किन डिजीज हो सकते हैं। स्किन डिजीज में जैसे रिंगवॉर्म, आर्टिकेरिया, हर्पीज़, या फिर आपका एक्जिमा जैसे स्किन डिजीज हो सकते हैं। तो स्किन डिजीज में जब वेनरल ऑर्गन और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों ही प्रभावित हो जाते हैं, तो वैसी कंडीशंस में जो है सो दम फूलने की शिकायत होती है। और उसमें भी दम फूलने की शिकायत उसके कारण एक्जिमा और ये अर्टिकेरिया वगैरह से नहीं होता है। मेन होता है कि जब उसमें इसमें ज़्यादातर जो केस जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि व्यक्ति या तो रॉन्ग वे ऑफ ट्रीटमेंट के कारण कुछ ऐसी दवा औषधियों का सेवन कर लेता है जिसके कारण उसे ये रोग दम फूलने की शिकायत हो, जो कि ड्रग रिएक्शन के कारण होता है। अब इसी तरह से स्त्रियों में जब मेंस का स्टार्टिंग होता है या मेंस जब पॉज होने के समय में आता है, तो उस पीरियड में भी जो है सो इसका होने का आशंका, इस रोग के होने की आशंका बढ़ जाती है। अब आते हैं रेडिएशन के द्वारा या धूल कण, डैम्प वाले मकान, वैसे जगहों पर रहने वाले को, सीलन वाले स्थान में रहने वाले को दम फूलने की शिकायत होती है। अब आते हैं कि पैथोलॉजिकल चेंजेस और इलेक्ट्रोलाइट के चेंजेस में क्या आता है। तो इलेक्ट्रोलाइट में सबसे पहले आता है, इसमें जो दो है वो हाइपोमैग्नीसीमिया और दूसरा हाइपोफॉस्फेटेमिया, यानी कि मैग्नीज और फास्फोरेट की कमी शरीर में बहुत तेज़ी से होती है, जो कि प्रमुख कारण है। जो कि क्रॉनिक डिजीज़ में जो है सो जो ब्रोंकियल अस्थमा का जो पेशेंट होता है उसमें ये दो इलेक्ट्रोलाइट की कमी होती है। लेकिन जो एस्टेबल कर जाते हैं, जो काफ़ी क्रॉनिक हो जाते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम आपको खान पान के कारण, जब लंबे समय से जिनको दम फूलने की शिकायत है उनको ये प्रॉब्लम जो है सो नहीं होती। यानी कि अगर किसी को बचपन में हुआ, युवावस्था तक तो वो ठीक हो जाता है। युवावस्था में अगर हुआ तो उसको ट्रीटमेंट अगर सही मिल गई तो, और अगर वो कंटिन्यू ट्रीटमेंट नहीं किया तो उसमें क्या होता है, लक्षण जो है सो सप्रेस कर जाते हैं। और बाद में जब वृद्धावस्था आती है तो उस समय में ये सिम्टम जो है सो फिर से शुरू हो जाता है, जो कि काफ़ी कष्टकारी और जानलेवा हो जाता है। अब आते हैं इसमें पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो पैथोलॉजिकल चेंजेस में क्या होता है कि हाइपरप्लासिया
of mucus gland, hyperemia and edema of the mucosa, eosinophilic infiltration of the mucosa, hypertrophy of bronchitis, musculature and formation of mucus plugs। यानी कि एस्नोफिलिया आरबीसी की एस्नोफिलिया का बढ़ना, जो कि किसी किसी केस में 50, ऐसे तो 2 से 5 के आसपास में रहता है, लेकिन 5, 7, 10 हो जाता है, लेकिन 50-60 तक एस्नोफिलिक केस में एस्नोफिलिया बढ़ जाता है। आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन होमोग्लोबिन की मात्रा कम रहती है। यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेजेंटेशन बिल्कुल ही नगण्य हो जाता है, इसलिए होमोग्लोबिन फॉल कर जाता है। अब आते हैं कि इसमें हमको ट्रीटमेंट क्या देना है। तो ट्रीटमेंट में मित्रों यहाँ पर मैंने लिखा है S1, S5, F1, P1 या P4, लिम्फोन, अगर गाउट हो तो A1 या A3। अब इसको हमको यूज़ कैसे करना है, तो चूँकि ये जो बीमारी है ये एक्चुअली में वेगस नर्व को डिस्टर्ब कर करके ब्रोंकियल कैनाल में जैसा जो प्रॉब्लम क्रिएट क्या होता है, जिसके कारण होता है वेगस नर्व डिस्टर्ब होता है। अब इसके पीछे का कारण क्या है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक और चीज़ बताता हूँ कि मूल रूप से जो आपका जो श्वसन नली है, श्वसन नली से जो अंदर की ओर जो श्वसन नली आई है तो फेफड़े में जाती है, और फेफड़े से और ये अंदर की ओर होते हुए फिर ये, चूँकि अस्थमा का मतलब होता है कि अस्थि और मज्जा, यानी कि अस्थि मज्जा उसको नहीं कहेंगे, आपके अस्थियों से जो कैपिलरीज जो जुड़े हुए हैं, उन जो ब्रोंको कैनाल जो जुड़ा हुआ है, तो उसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो पूर्णतः रूप से जाम हो जाता है। उसमें सर्कुलेशन की मात्रा जो अवस्था होती है वो घटी रहती है, दब जाती है, जम जाती है। इसके कारण वहाँ ब्लॉकेज की स्थिति होती है। तो इस ब्लॉकेज की स्थिति के कारण ही आप जो श्वास लेते हैं वो श्वास आप सही से नहीं ले पाते हैं। तो वेगस नर्व को सही करने के लिए मैंने यहाँ पर S1 का प्रयोग किया है। F1 यहाँ पर एंटीबायोटिक का काम करता है। चूँकि मैंने आपको मटेरिया मेडिका का, अगर जो लोग मेरा क्लास किए होंगे उनको मैंने कहा है कि लिक्विड सेल पर जो है F1 का प्रभाव होता है, और जो सॉलिड सेल होता है उस पर जो है सो F2 का प्रभाव होता है। तो यहाँ चूँकि लिक्विड सेल म्यूकस है, इसलिए यहाँ पर मैंने F1 को जुड़ा है। C5 जो है सो डिजेनरेशन, अगर किसी ब्लॉकेज के कारण अगर होता है तो उस डिजेनरेशन को दूर करने के लिए मैंने यहाँ पर C5 को यूज़ किया है। अब P1 या P4, यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँ कि अगर बच्चे हैं और महिलाएं हैं, इन 2 लोगों को अगर होता है तो वहाँ पर आपका P1 और तो वहाँ पर P4 का, और अगर ये एडल्ट युवा अगर मेल में पर्सन है तो वहाँ पर आप P1 का प्रयोग करेंगे, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। अब उनमें अगर पेशेंट के अंदर अगर गाउट का इतिहास मिलता है, यानी कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ अगर बात प्रधान अगर बीमारी का अगर इतिहास मिलता है, तो वैसी स्थिति में लिम्फोन का प्रयोग करेंगे तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अब A1 या A3, यहाँ पर भी बच्चा, महिला और वृद्ध व्यक्ति है तो आप A3 का प्रयोग करें, अगर युवा है तो A1 का प्रयोग करें। यहाँ पर भी एक और बात कहना चाहूँगा कि समटाइम्स ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उस कंडीशन में A1 को आप ज़्यादा निगेटिव करके, यानी कि 1000 पोटेंसी में अगर आप यूज़ करेंगे तो बहुत बेहतर रिस्पांस मिलेगा, ब्लड प्रेशर इमीडिएट कंट्रोल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि इसका आपको 30 से लेकर 200 तक के डाइल्यूशन को अगर आप यूज़ करेंगे इन्हीं औषधियों का तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इसके साथ में आप WE और GE का अगर प्रयोग करेंगे, साथ में समटाइम्स BE का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर रैपिडली अगर कन्वल्सन्स आते हैं, अगर ब्लड प्रेशर अगर उनका नॉर्मल रहता है, ब्लड प्रेशर हाई नहीं है, शुगर की शिकायत अगर शुगर है या नहीं भी है, तो वहाँ पर अगर ब्लड प्रेशर अगर हाई नहीं तो आप यहाँ पर WE के साथ में RE का D3 में प्रयोग करेंगे, बेहतर रिस्पांस मिलेगा।
अब आते हैं ओरल मेडिसिन में क्या देना चाहिए। तो ओरल मेडिसिन में आपको S10, P4 और C13 का आप D3 में यूज़ करेंगे, बेहतर रिस्पांस मिलेगा और ब्रोंको के जो बार बार जो कन्वल्सन्स आते हैं ब्रोंकाइटिस के, वो इमीडिएट दूर हो जाएंगे। तो एक पॉजिटिव, एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव मेडिसिन आपको यूज़ करना है। अब मैंने आपको कहा कि अस्थमा में जो है सो आपके एस्टर्नम और स्पाइनल कॉर्ड के बीच से जो है आपका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो गमन करती है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन को डायलेट करने के लिए यहाँ पर हमने RE और C5 का मैंने जिक्र किया है कि इसको आप पेंट ऑन चेस्ट, यानी कि आगे सीने पर और पीछे पीठ के रीढ़ पर भी अगर आप इसका प्रयोग कर देते हैं तो इमीडिएट जो है सो उसका जो है सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो इमीडिएट विद इन ए फ्यू सेकेंड जो है आप जो उसको जो जीभ निकाल करके, जैसे धूप में कुत्ता जो है सो चला हुआ आ रहा है और वो हाँफ रहा है दौड़ता हुआ आया, इस तरह से जो है सो सांस लेने में उससे तकलीफ़ होती है। जीभ निकाल करके, जैसे होम्योपैथी की किताब में लिखा रहता है कि अगर आप सिम्टम्स मिलाने के लिए कि सिम्टम में अगर वो कुत्ते की तरह जीभ निकाल करके अगर वो हाँफ रहा है, डैट मीन्स किसी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पर आपको होम्योपैथिक में आपका एरेलिया रिशामुशा का यूज़ करना है या किसी और मेडिसिन का यूज़ करना है। तो खैर मैं होम्योपैथी का एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मैं ज़्यादा उसमें डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन यहाँ पर आप जो है सो इसका RE और S5 का अगर रेड इलेक्ट्रिसिटी और कैंसर नंबर 5 का अगर आप उपयोग कर देते हैं तो इमीडिएट जो है, यानी कि पीठ के रीढ़ पर टॉप टू बॉटम जो पेंट करने की प्रक्रिया होती है, टॉप टू बॉटम, यानी कि ग्रीवा अस्थि से लेकर के कटी अस्थि तक, यानी कि सर्वाइकल रीजन से लेकर के लंबर रीजन तक जो है सो आप उसको अगर पीठ के स्पाइनल कॉर्ड पे अगर आप पेंट कर देते हो और आगे चेस्ट के स्टर्नम पर आप पेंट कर देते हैं तो इमीडिएट जो है सो उसको रिलीफ मिलेगी और वो बिल्कुल ही नॉर्मल होकर के आपसे बात करना शुरू कर देगा। तो मित्रों, ये था आपका ये अस्थमा के बारे में। इसमें कुछ और भी प्रॉब्लम्स आते हैं जो मैंने अभी यहाँ पर लिखा नहीं है, उसको मैं चलते चलते बता देता हूँ। अब अगर किसी महिला को अगर प्रॉब्लम है, वहाँ पर अगर मेनोपॉज का प्रॉब्लम है या मेंस्ट्रुअल स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है जिसके कारण ब्लीडिंग वगैरह होने से अगर उसे प्रॉब्लम हो, तो वैसी स्थिति में आप उसे हमारा प्रोडक्ट जो है सो E10D या S5C1 A3 A1 S5C1 A2 और भेन1 का प्रयोग कर सकते हैं 3rd डाइल्यूशन में या 5th डाइल्यूशन में, साथ में WE-B देंगे। तो पहले आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो प्रॉब्लम है, उससे जो प्रॉब्लम है, सिम्टम्स जो है, पहले आप उनको कंट्रोल करिए, देन जो है सो आप आस्थमा का ट्रीटमेंट करेंगे। तो वहाँ पे आप चेस्ट पे जो है सो पेंट करते रहेंगे तो उसको आस्थमा में भी रिलीफ मिलेगा और आपका वो जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम था उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, जब कंबाइंड डिजीज कई तरह की हो जाए। अब उसी तरह से अगर अर्टिकेरिया, माइग्रेन, मेनोपॉज, एक्जिमा का अगर प्रॉब्लम हो तो एक्जिमा का जो है सो प्रॉब्लम, एक्जिमा के लिए हमारा भेन4 PT और कोरियम मिक्सचर है, या फिर आप S5C3 A2 भेन1 का यूज़ कर करके आप एक्जिमा को सप्रेस कर सकते हैं। और साथ में फिर आप देन आप आस्थमा का मेडिसिन अगर या लिम्फोन का उसमें निगेटिव डोज दे देंगे तो उससे भी कंट्रोल। लेकिन ये चेस्ट पे पेन जो है सो पेल्ट जो है सो आपको करते रहना होगा। सिमिलरली अगर एलर्जन है तो एलर्जन के कई कारण होते हैं, धूलकण के अलावा S3C3 का आप यूज़ करें, S3C3 A3 का यूज़ करें तो उससे जो है सो एलर्जी में भी आराम मिलेगा। और साथ में तब आप जो है सो S3C3 A3 का यूज़ आप बिफोर मील कर दें, S10 P4 C13 का यूज़ आप आफ्टर मील कर दें। और जो ये जो मेडिसिन जो मैंने आपको इसमें ट्रीटमेंट में बताया है, आप इसको यूज़ करें तो इससे आपको इमीडिएट सफलता मिलेगी। तो मित्रों, ये आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर आपने पहली बार आप इस चैनल पे आए हैं तो मित्रों प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आपके लिए एक बहुत ही बड़ा ज्ञानकारी और लाभकारी सिद्ध होने वाला है ये चैनल। मैं आपको आगे
डायल्यूशंस के भी बारे में बताऊंगा। मैं यहाँ भी बताऊंगा कि S1, S2, S5 मैंने S6 तक तो बना दिया है। अब उसके बाद आपका ये मेडिसिन कैसे काम करता है, इसकी फ़िलॉसफी क्या है, मेरे पीछे के चैनल में भी आप देख सकते हैं कि पीछे की जो प्रीवियस वीडियो हैं जो पिछले साल के बने हुए, उस पर भी आप जा कर के देख सकते हैं। फ़िलॉसफी में मैंने निगेटिव, पॉजिटिव, एक्शन, एग्रीवेशन, रिएक्शंस, मैंने कुछ वीडियो पर मैंने ये भी बताया है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की सीमाएं कहाँ तक है। तो ये सारी चीज़ें आप इस पर आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो प्लीज़ मित्रों, आप अगर पहली बार देखें तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबा लें, बेल आइकन बटन, जिस पर कि आपको मेरा वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मित्रों बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।